अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनाई थी कि कैसे एक पत्रकार के कहने पर मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर लिखा ने दाऊद को पठान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गए। उसके बाद फिर एक कहानी सुनाई थी कि कैसे पठान ने दाऊद के ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर ही गोली चला दी थी। अब पठान ने दाऊद के ऊपर गोली क्यों चलाई वो तो आप उस कहानी में ही जान चुके हों, क्योंकि दाऊद ने एक पठान को अधमरा कर दिया था और उसकी उंगलियां काट दी। पर सवाल यह है कि दाऊद ने ऐसी हैवानियत क्यों की, वो भी तब जब वो ढंग से डॉन क्या बम्बई का भाई भी नहीं बना था। दरअसल इसके पीछे एक लंबी लड़ाई पर एक रात की कहानी है। गेस्ट हाउस की एक रात, हनीमून के लिए सजा एक कमरा, दाऊद और पठान की दुश्मनी और पठान के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार की दाऊद से दोस्ती, जिसकी कीमत उस पत्रकार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। उसे उसकी बीवी के सामने पठान घर से घसीट कर ले जाते हैं, पर दाऊद कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक नए जंग का आगाज किया। वो पूरी कहानी क्या है, आइए आपको एकदम शुरू से सुनाते हैं। आज की कहानी उस वक्त के बंबई की है जब पठान के आतंक से पुलिस वाले भी परेशान थे और अक्सर पठान को शांत करने के लिए पुलिस दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर की मदद लिया करते थे, जो पहले क्राइम ब्रांच में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, कि वो किसी भी तरह करीम लाला से बात करके अपने लोगों को काबू में रखे। लेकिन अब इब्राहिम कास्कर का भी जोर कम होने लगा था। उनके समझाने के बाद भी पठान मान नहीं रहे थे। लूटपाट तो छोड़िए, लाला के पठान तो सड़क पर चलती लड़की तक को नहीं छोड़ते थे। इसी दौर में जो 1977 के आसपास का वक्त रहा होगा, तब पत्रकार इकबाल नतीक ने इंस्पेक्टर लिखा को सलाह दिया कि जब बाप से कुछ नहीं हो रहा है तो बेटे को आजमा कर देख लो। पहले तो पुलिस इंस्पेक्टर को नतीक की बात बहुत फिल्मी लगी कि लोहा लोहे को काटेगा, मतलब शोले फिल्म की तरह कि अगर गब्बर को मारना है, खत्म करना है तो जय बीरू को लाना ही होगा। लेकिन जब एक दिन खुद इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से पठान को पीटते हुए दाऊद को देख लिया, तब उन्हें अचानक पत्रकार नतीक की बात दिमाग में खटकी और उन्होंने पठान के खिलाफ दाऊद का इस्तेमाल करने को ठान लिया। अब बंबई शहर में दाऊद पठान के साथ खूनी संघर्ष कर रहा था और इकबाल नतीक कलम की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरे तरफ पठान ना दाऊद का साथ देने वाली पुलिस से खुश थे और ना ही तो पत्रकार नतीक से, जो दाऊद की तरफदारी करते हुए पठान के सभी काले कारनामे को अखबार के पन्नों पर चस्पा कर देते थे। और फिर नतीक के इन्हीं खबरों के वजह से पुलिस की कार्रवाई पठान के खिलाफ तेज हो जाती। इसी बीच बंबई शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। पठानों ने बंबई के गेस्ट हाउस में एक ऐसे कांड को अंजाम दिया था जिसने सुनने वाले की रूह कपा दी। अब इससे पहले कि वो कहानी मैं आपको बताऊं, एक जरूरी जानकारी है जो आपके फायदे की है। अगर आपको भी फेसबुक, इंस्टाग्राम क्रिएटर या यूट्यूबर बनना है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे सही ट्रेनिंग हो या फिर इक्विपमेंट, आपको जो चाहिए वो आप हमें लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 8076756436। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और क्रिएटर बनने की सफर में जुड़ जाइए। बाकी मैं अभी चलता हूं कहानी में यहां से आगे। बंबई की एक काली रात, पुलिस स्टेशन में टेलीफोन की घंटी बजी। सामने से एक नॉर्मल आवाज आई, साहब इब्राहिम रहीमुल्ला रोड पर चावला गेस्ट हाउस में एक मर्डर हो गया है। बंबई में उन दिनों मर्डर होना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ऊपर से उस गेस्ट हाउस में यह मर्डर हुआ था जिसके आसपास पठान अपनी तस्करी का सामान छुपाया करते थे। ऐसे में पुलिस को लगा कि जरूर ये कोई गैंगवार ही होगा। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पूरा मामला देखने के बाद उनकी होश फाख्ता हो गया, क्योंकि गेस्ट हाउस के उस कमरे के अंदर सिर्फ एक लाश नहीं
बल्कि लाश के सामने एक डरी सहमी लड़की भी थी, जिसके शरीर पर कपड़ों का नामो निशान भी नहीं था। मुंबई पुलिस ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा कि ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है। ऊपर से जो मारा गया वो बंबई क्या पूरे महाराष्ट्र का नहीं था। दरअसल ये एक न्यूली मैरिड कपल थे जो हनीमून मनाने के लिए सपनों के नगरी बंबई में आए थे। लेकिन बदकिस्मती से वो उस गेस्ट हाउस में ठहर गए जहां पठानों का आना जाना था। जब वो कपल अपना हनीमून मनाने वहां रुके थे, उसी दौरान पठानों में से दो, अयूब लाला और सईद बाटला भी उस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और उनकी गंदी नजर किसी और की बीवी को अपना निशाना बना चुकी। फिर एक रात मौका देखकर दोनों पठान लाला और बाटला उस कपल के कमरे में जा थमे। उनकी इस तरह से कमरे में घुसने से वो कपल एकदम घबरा गए। जब पति ने पठान का विरोध किया तो पठान वही कमरे में उसकी बीवी के सामने पति पर अपना जोर आजमाइश कर दिया। उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसके ही आंखों के सामने उन दोनों ने मिलकर बारी बारी से उसकी पत्नी की आबरू ली। फिर हनीमून के रात ही उसने उसके पति को भी खून से लाल कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। हत्या की खबर सुनकर पुलिस तो वहां पहुंची ही, साथ ही दाऊद का जिगरी यार पत्रकार नतीक भी वहां पहुंचे। हालात का जायजा लिया गया, लेकिन सब कुछ देखते भी वहां मौजूद लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली थी। पुलिस के सामने किसी ने भी लाला और बाटला का नाम नहीं लिया। अब सबूत और गवाह के बिना पुलिस कार्रवाई कर नहीं सकती थी। लेकिन भला बेबाक पत्रकार इकबाल नतीक को पठान के खिलाफ लिखने से कौन रोक सकता था। नतीक ने न सिर्फ उस रात की कहानी लिखी, बल्कि दोनों पठान के नाम और तस्वीर भी अपने अखबार में छाप दिए पूरे खबर के साथ। जिसके बाद पुलिस ने अयूब लाला और सईद बाटला को उनके गढ़ से घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें महीनों जेल में गुजारना पड़ा। इस घटना ने सिर्फ इन दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे पठान गैंग के अभिमान को ठेस पहुंचाया था। वो ये बात सोचकर उबलने लगे कि कल का आया लौंडा यानी कि दाऊद के साथ मिलकर ये पत्रकार इतना दिलेर हो गया कि अब उसे पठानों का बिल्कुल भी डर नहीं है। उसे तो दिखाना होगा कि खौफ क्या होता है, पठानों का खौफ क्या होता है। फिर क्या, नतीक के लिए पठानों का धमकी का सिलसिला भी शुरू हो गया। जब नतीक धमकी से नहीं डरे तो पठान ने उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। नतीक चाहता तो दाऊद के जरिए पठानों को जवाब दे सकता था, लेकिन वो कलम का सिपाही था, बंदूक का नहीं। इसलिए कानून के जरिए ही पठानों को चोट देने की सोची। नतीक ने डोंगरी पुलिस स्टेशन जाकर पठान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि कैरम क्लब कई तरह की एंटी सोशल एक्टिविटीज का सेंटर बन चुका है। इसके बारे में पुलिस को कुछ करने की जरूरत है। पुलिस भी उन दिनों पठानों पर काबू पाने का मौका ढूंढती थी। नतीजन पुलिस ने क्लब पर छापा मारा और उसे बंद करा दिया। अब ये काम करके नतीक ने पठान को एक और भारी पटखनी दे दी थी जो उनके बर्दाश्त के बाहर था। दाऊद भी नतीक के इस साहस से बहुत खुश था कि अब जाकर पठानों को बंबई में अपनी औकात का पता चला है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि पठान क्या करने वाले हैं। 17 अगस्त 1977 रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। नतीक उस वक्त अपने घर में सोए हुए थे। तभी दरवाजे पर लगातार कोई दस्तक दे रहा था। नींद टूटी तो पत्रकार महोदय ने दरवाजा खोला और उनके सामने सईद बाटला खड़ा था। सईद को यूं अचानक अपने सामने देख नतीक ठिठके तो, लेकिन चेहरे पर जाहिर नहीं किया। तभी सईद बोला, तुमको भाई ने बुलाया है। भाई मतलब दाऊद नहीं, तब भाई अमीरजादा पठान था। सईद के बात पर नतीक ने उसे धुतकारते हुए कहा, क्या बकवास है, तुमने वक्त देखा है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं उससे कल मिलूंगा। सईद उसकी बात को काटते हुए कहता है, नहीं, भाई तुमसे अभी मिलना चाहते हैं। इस पर नतीक ने उसे समझाया कि वो अभी नहीं आ सकता है, उसकी बीवी अभी घर में अकेली है। नतीक की ये बातें सुन सईद कहता है, इकबाल भाई बहुत बुरे मूड में है, सराफत से चल लो, नहीं तो जरूरत पड़ी तो घसीटते हुए भी ले जा सकते हैं। नतीक की अभी हाल में ही शादी हुई थी। उसकी 22 साल की बीवी ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रही थी और बेशक नतीक भी नहीं चाहता था कि ये लोग उसकी बीवी के सामने उससे बेहुदगी करें।
इसलिए वो उनके साथ चला गया। सड़क पार करने के बाद वो लाला और बाटला के साथ कार में बैठ गए, जो बीआईटी कंपाउंड के एकदम बाहर पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई थी। नतीक उन लोगों के बीच अभी गाड़ी में ठीक से एडजस्ट भी नहीं हुआ था कि अचानक पठानों ने गालियों की बौछार शुरू कर दी। नतीक को पठान का मिजाज कुछ ठीक नहीं लगा। वो गाड़ी से उतरना चाह रहे थे, लेकिन तब तक गाड़ी चल पड़ी थी। तभी अचानक से अयूब और सईद ने उन्हें जोर से थप्पड़ जड़ दी। नतीक इस हमले के लिए जरा भी तैयार नहीं थे कि सड़क का गुंडा उस जैसे पत्रकार को थप्पड़ जड़ दे। अपमान के मारे उनकी आंखें छलछलाने लगी। फिर कुछ देर बाद भागती हुई गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लगा और गाड़ी ग्रांट रोड पर कादर बिल्डिंग पर जाकर रुकी, जहां मीरजादा का ऑफिस हुआ करता था। ऑफिस में पहुंचते ही नतीक का नाम लेकर एक तेज आवाज गूंजी, दाऊद के कुत्ते, बहुत होशियारी करता है। इसके बाद नतीक को एक बोरा में भरकर लटका दिया गया, जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो। फिर क्या, मुक्के और लातों का ये तेज सिलसिला शुरू हो गया। लाला और बाटला ने भी जमकर वार किए। लात और घूसे से ही नहीं, बल्कि गड़ासा से भी नतीक पर वार किया गया, क्योंकि नतीक के वजह से ही उन्हें जेल जाना पड़ा था। एक लड़की की इज्जत लूट कर उसके पति की हत्या कर। फिर जब नतीक खून से लहूलुहान अधमरा हो गया, तो गुंडों ने उसे एक बार फिर से कार में पटका और उसे माहिम तक ले गए और बेहद ही गंदे जगह पर उसे पटक कर चले गए, जहां पर कचरों का ढेर था और गटर बह रहा था। उस वक्त तक नतीक के शरीर से बहुत सारा खून बह चुका था। हालत इतनी खराब थी कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। इसलिए उसने हाथों और घुटनों के बल रेंगना शुरू कर दिया और किसी तरह सड़क तक जा पहुंचा, जहां किस्मत से 2 आदमियों और एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे तुरंत एक गाड़ी में डाला और जेजे अस्पताल ले गए, जहां उसके परिवार को खबर दी गई। अब इस वक्त पर जाकर दाऊद को भी पता लगा कि उसके दोस्त नतीक के साथ क्या हुआ, पठानों ने उसके साथ क्या किया। नतीक ने भी मरते मरते अपनी पूरी दास्ता पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को बताया। इंस्पेक्टर लिखा भी वहीं मौजूद नतीक की सारी बातें सुन रहे थे और नतीक ने अपने दोस्त को भी पूरी बात बताई कि कैसे पठान दाऊद का नाम लेकर उसे मार रहे थे। इंस्पेक्टर लिखा और दाऊद नतीक की कही एक एक बात ध्यान से सुन रहे थे। नतीक की पूरी बात सुनने के बाद तो दाऊद खुद ही इन सभी चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगा कि उसके वजह से ही नतीक की ये हालत हुई है। उस वक्त नतीक से ज़्यादा दाऊद इन सभी चीज़ों से टूट गया। वो बस यही चाहता था कि कैसे भी नतीक की जान बच जाए, पर डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी नतीक बच नहीं पाया और उसकी नई नवेली दुल्हन दाऊद के नजरों के सामने ही बेवा हो गई। तब दाऊद ने अपने दोस्त नतीक की लाश के सामने ही कसम खाई कि वो पठानों को उसके किए की सजा जरूर देंगे। वो अपने दोस्त नतीक के कत्ल का बदला जरूर लेगा। इंस्पेक्टर लिखा ने भी दाऊद के कंधे पर हाथ रखा और पठान के खिलाफ साथ देने का वादा किया। दाऊद जो इस वक्त 22 साल का था, उसने खून खराबे को अपना हथियार नहीं बनाया था, लेकिन अब वो सिलसिला शुरू होने वाला था। फिर दाऊद ने लाला और बाटला का वो हाल किया कि बंबई शहर में दाऊद और पठान के बीच वर्चस्व की खूनी लड़ाई शुरू हो गई और दाऊद के ऊपर पुलिस स्टेशन के बाहर गोलियां भी चली। पर वो कहानी क्या है वो हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। पर आपको क्या लगता है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज कहानी आपने सुना, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश यूं ही मिलता रहूंगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।